अस्सलामुअलैकुम। CLI डिजिटल एकेडमी से नोमान फ़ारूक। इस प्लेटफॉर्म से हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट को ऑनलाइन बेहतर क्वालिटी में एजुकेशन और लर्निंग दे सकें। आज की वीडियो में मैं अकाउंट रिसीवेबल के पास्ट पेपर का एक सवाल करवाऊंगा जो बीकॉम पार्ट 1 में 2012 के रेगुलर में आया था। ये जो सवाल है वो तो है रेलिवेंट बीकॉम से, लेकिन ओ ए लेवल्स के स्टूडेंट या फिर ACCA में F3 के अंदर बाकायदा पूरा एक राइट ऑफ का चैप्टर है, उनके लिए भी बहुत रेलिवेंट है और वहाँ पर भी इसी तरह की एडजस्टमेंट है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि वो प्रोफेशनल लेवल पर होता है और ये एकेडमिक लेवल पर है, लेकिन कोशिश करूँगा कि दोनों का मर्जर मौजूद रहे। अच्छा, इस वीडियो को देखने से पहले आप इसकी बेसिक वीडियो जो मैंने शुरू में 2 अपलोड की हैं वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखना। डायरेक्ट ये समझ में नहीं आएगी, पहले इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ लेना ताकि ये सवाल अच्छे से समझ में आ सके। 2012 के रेगुलर में अकाउंट रिसीवेबल का ये सवाल आया था। अच्छा, पेपर में जब भी आप प्रेजेंट करें पहले रिक्वायरमेंट पढ़ा करें ताकि आप जो सवाल को प्रेजेंट उसी हिसाब से कर सकें। बाज़ औक़ात स्टूडेंट जो है ना, वो सवाल में कुछ और कह रहा होता है, लिखते कुछ और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दें। जनरल एंट्रीज मांगी नहीं होती हैं, स्टूडेंट जनरल एंट्रीज बनाने बैठ जाते हैं, रिक्वायरमेंट को देखते नहीं। ये अकाउंट मांगता है या कुछ भी मांगता है तो पहले अकाउंट रिसीवेबल में हमेशा रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ा करें। अब यहाँ पे कह रहा है कि जनरल एंट्रीज बनाए जनरल में 2011 की, यानी कि एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है और इसके बाद कह रहा है एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनानी है। आपको डेटा यहाँ पर दिया हुआ है सवाल का। अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 25 लाख रुपए। अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,23,000। ट्रांजेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से लेके 6 तक। सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं, फिर हम एडजस्टिंग और क्लोजिंग पर आएंगे, ठीक है। जनरल एंट्रीज में सबसे पहली ट्रांजेक्शन है अनकलेक्टेबल कस्टमर अकाउंट। मीन्स के कस्टमर राइट ऑफ हो चुका है, कस्टमर डिफॉल्ट हो चुका है, उसके पैसे अब नहीं मिलने वाले। जब वो पैसे नहीं मिलेंगे तो हम इसकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट कर देंगे। अलाउंस एक प्रोविजन होता है जो हम एहतियात के तौर पे निकाल के रखते हैं कि जब एडजस्टमेंट में जब कस्टमर डिफॉल्ट होगा तो हम अलाउंस से उसको एडजस्ट कर लेंगे। अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। कितने से हो जाएगी? 78,000 से। ये आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। अच्छा, इसकी नरेशन आप लिख देना, टू रिकॉर्ड राइट ऑफ कस्टमर अकाउंट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ट्रांजेक्शन 2 पर कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। कस्टमर ने पैसे दे दिए, टोटल दिए 40,50,000। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस 40,50,000 में इंक्लूड है, मतलब शामिल है 25,000 रिसीव फ्रॉम एन अकाउंट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। मीन्स कि हम कस्टमर के अकाउंट को राइट ऑफ कर चुके थे, मतलब क्लोज कर चुके थे। अब उसके हमारे पास पैसे आ गए, इसने वो पैसे दे दिए। अब इसकी ट्रांजेक्शन किस तरह से रिकॉर्ड होगी? तो कॉन्सेप्ट देखना कि यार अगर मैं कस्टमर के अकाउंट को राइट ऑफ कर चुका हूँ, मीन्स कि वो डिफॉल्ट हो चुका था, रिसीवेबल ख़त्म कर चुका मैं उसका। अब जब पैसे आएंगे और मैं सिर्फ ये एंट्री बनाऊंगा कि कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, तो ये जस्टिफाई नहीं कर सकती। रिसीवेबल को क्रेडिट किस बेस पे कर रहा हूँ? भाई रिसीवेबल डेबिट होगा तो क्रेडिट हो सकता है ना। आप तो उसके अकाउंट को क्लोज कर चुके थे, उसके अकाउंट में तो आपने दिखा दिया कि भाई मैं कुछ नहीं मांगता, और अब अचानक से पैसा आया तो उसके अकाउंट में कैसे लेकर जाओगे? तो सबसे पहले आपको रिसीवेबल दोबारा क्रिएट करना होगा उसका। तो एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट 25,000 से। ठीक है, ये आपने रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, उसके रिसीवेबल को क्रिएट कर दिया। आपने नरेशन बना दी, टू रिकॉर्ड प्रीवियसली रिटर्न ऑफ रिकवर्ड। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि प्रोमिसरी नोट रिसीव फ्रॉम कस्टमर टू अप्लाई ऑन अकाउंट।
मतलब कस्टमर का रिसीवेबल था वो प्रोमिसरी नोट में कन्वर्ट हो गया। प्रोमिसरी नोट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, वादानामा जिसे ले लें आप। तो रिसीवेबल को हमने खत्म करके प्रोमिसरी नोट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसकी एंट्री बनेगी, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, और प्रोमिसरी नोट रिसीवेबल आपका डेबिट हो जाएगा। ये आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। अमाउंट आ जाएगी इसमें आपके पास 6,50,000। और टू रिकॉर्ड प्रोमिसरी नोट नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद एक क्रेडिट कस्टमर का जो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस इन कस्टमर अकाउंट रिप्रेजेंट एडवांस पेमेंट। कस्टमर ने आपको एडवांस पेमेंट दी। अच्छा, अकाउंटिंग जो है वो प्रैक्टिकली एक्रूवल कॉन्सेप्ट पे चलती है। तो इसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम एंट्री बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अकाउंटिंग जो है वो एक्रूवल कॉन्सेप्ट पे चलती है, तो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल आपका डेबिट हो जाएगा और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्या अमाउंट आएगी इसकी? इसकी अमाउंट आ जाएगी 1,45,000। अब एक एंट्री तो हमने ये बना दी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। लेकिन अगर इसकी नॉर्मल एंट्रीज रिकॉर्डिंग होती है तो वो किस तरह से होती है? वो इस तरह से होगी कि फिर सेकेंड एंट्री बनेगी कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, क्योंकि पैसे आ चुके हैं। और जब इस एडवांस के अगेंस्ट में हम कस्टमर को सेल कर देंगे तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, हमारी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। ये 3 कॉन्टेक्स्ट में एंट्रीज बनेंगी, लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ पर एक ही एंट्री बनाते हैं, रिसीवेबल डेबिट और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। तो रिकॉर्ड एडवांस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि क्रेडिट सेल की हमने 81 लाख की। अब इसकी नॉर्मल एंट्री बन जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा हमारे पास और सेल्स हमारी क्रेडिट हो जाएगी 81 लाख से। अच्छा जी, अब टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। अच्छा, अब सेल्स डिस्काउंट में सेल डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा हमारे पास और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 55,000 से। यहाँ तक तो सवाल सिंपल था, सिर्फ जनरल बनाना था। अब हम आगे देखते हैं। रिकॉर्ड सेल्स डिस्काउंट। अब हम आगे देखते हैं। अब आ रही है एडजस्टमेंट, जो आपको पार्ट बी में कह रहा है, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है। कोशिश करूंगा कि बहुत आसान अल्फाज में और कॉन्सेप्चुअल वे में ये मैं आपको एडजस्टमेंट समझा सकूं। ऑन दिसंबर 31, 2011, यानी कि ईयर एंड, जनवरी स्टार्ट था, दिसंबर ईयर एंड है। कह रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल का जो भी बैलेंस होगा, यानी कि जो भी हम बैलेंस निकालेंगे, अब यहाँ पर आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अभी तो हमने अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास, बाकी ट्रांजेक्शन की है। तो अभी हमें इस ट्रांजेक्शन को जो जनरल बनाया उसको टी अकाउंट में लेकर जाना है और उसकी मदद से, कंट्रोल अकाउंट की मदद से हमें एंडिंग बैलेंस निकालना है। ठीक है, लेट सपोज एंडिंग बैलेंस 10 लाख रुपए आता है, एग्जांपल दे रहे हैं 20 लाख रुपए आता है, चले एंडिंग बैलेंस कितना आता है? 20 लाख रुपए आता है। अब ये कह रहा हूँ उस अकाउंट रिसीवेबल के अंदर जो 20 लाख रुपए हमने निकाला, लेट सपोज उसके अंदर 8.5 लाख रुपए इंक्लूड शामिल है पास ड्यू अकाउंट। मीन्स
कि उस बैलेंस को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्सा कह दिया पास्ट ड्यू अकाउंट, मींस बहुत पुराना बैलेंस। अब नॉर्मल सी बात है, बिजनेस के अंदर जितना ज़्यादा पुराना बैलेंस होगा, जितना ज़्यादा नॉर्मल सी बात है, बिजनेस में जितना ज़्यादा पुराना बैलेंस होगा उतने ज़्यादा चांस है कि पैसा आपका डूब सकता है। अच्छा, पुराना बैलेंस होने की वजूहात क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। प्रैक्टिकली बात करूं तो काफ़ी कस्टमर और सप्लायर की रिकन्सिलिएशन जब अनमैच हो जाती है ड्यू टू क्वालिटी इशू, ड्यू टू रेट का इशू कोई आ जाता है, कोई कस्टमर की पेंडिंग पेमेंट हो जाती है, रेमिटेंस एडवांस में कोई और इनवाइस लिखी थी, हमने कुछ और इनवाइस से इसको एडजस्ट कर दिया, और इस वजह से फिर क्या होता है, रिकन्सिलिएशन डिफरेंस आ जाता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो रिकन्सिलिएशन डिफरेंस इतना बढ़ता जाता है कि वो जो बैलेंस है ना उसके इनवाइसेस का, वो पास ड्यू होता रहता है, पुराना होता रहता है। अब जितना जितना पुराना होता रहेगा उतना उतना चांस है कि वो ज़्यादा लॉस हो सकता है हमें। और एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें लॉस को रिकॉर्ड आज ही करना होगा। तो कंपनी ने एक पॉलिसी बना दी है। अब यहाँ पे क्या पॉलिसी बनी है, कंपनी ने कहा कि आफ्टर अ केयरफुल स्टडी, हमने बहुत स्टडी किया ऑफ ऑल पास ड्यू अकाउंट, सारे पास ड्यू को देखा। तो मैनेजमेंट, जो कंपनी की मैनेजमेंट है, उसने एस्टिमेट किया दैट द प्रोबेबल लॉस, जो लॉस होने के चांसेस हैं कंटेन डियर इन वॉज 20%। यानी कि जितना पुराना बैलेंस है, मीन 8.5 लाख रुपए पुराना है ना यहाँ पर, 8.5 लाख रुपए 20% चांस है डूबने के। एंड देन इन एडिशन 2% ऑफ द करंट ड्यू, और जो बाकी है, अब जैसे हमने सपोज किया था 20 लाख रुपए का रिसीवेबल है, तो 8.5 लाख रुपए बहुत पुराना है, उसके ऊपर 20% चांस है, और जो करंट है बाकी जो है वो करंट है, जैसे उसमें बचे 11.5 लाख रुपए 20 लाख रुपए में से माइनस किए, तो उसके ऊपर 2% चांस है। अब हम इस सवाल को करते हैं और एक्चुअल में प्रेजेंटेशन के साथ करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया टी अकाउंट क्यों बनेगा, क्योंकि टी अकाउंट बनेगा तो ही हमारा एंडिंग बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल का निकल आएगा। अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, कंट्रोल अकाउंट का आपको कोशिश करें कि ये टिप्स पे लेके आए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है, डेबिट या क्रेडिट। वो तो एंट्री अगर याद कर करके सोचेंगे तो एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है और स्टूडेंट का पेपर रह जाता है। तो कोशिश करें कि इसके टिप पे याद रख लें। जैसे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आता है, ठीक है, क्रेडिट सेल्स की वजह से रिसीवेबल डेबिट हो जाता है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो मैंने ऊपर बताया उसकी वजह से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है, और प्रीवियसली रिटर्न ऑफ रिकवर्ड की वजह से डेबिट होता है। ये दोनों तरफ इम्पैक्ट आता है, ठीक हो गया जी। अब ये डेबिट होता है। इसके अलावा क्रेडिट पे क्या क्या आता है, कैश कलेक्शन, अगर कस्टमर दे दे आपको, जैसे यहाँ पे ऊपर आई थी ना 40,50,000, कैश कलेक्शन हो गया आपका। इसके अलावा सेल्स डिस्काउंट हो गया, ये याद रख लीजिएगा। सेल्स रिटर्न यहाँ पे तो सवाल में नहीं है, लेकिन सेल्स रिटर्न भी आया है, अभी मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। सेल्स रिटर्न हो गया, राइट ऑफ हो गया, राइट ऑफ मुराद अनकलेक्टेबल, जो कस्टमर डिफॉल्ट हो गया जिसको अनकलेक्टेबल भी कहते हैं, अनकलेक्टेबल जो नहीं मिलेंगे, ठीक हो गया जी। अब इसके अलावा प्रोमिजरी नोट हो गया जो ऊपर आया था, प्रोमिजरी नोट रिसीवेबल हो गया आपका, प्रोमिजरी नोट रिसीवेबल हो गया आपका। ये याद रख लें कि कहाँ कहाँ टी अकाउंट में पोस्टिंग होती है, ताकि फिर आपके लिए आसानी हो जाए और आपको बार बार एंट्री सोच सोच के ये टी अकाउंट ना बनाना पड़े और आपका टाइम ज़ाया हो। अब ज़रा यहाँ पर देखते हैं हम, अब ज़रा ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करते हैं। जैसे ये राइट ऑफ है 78,000 का, तो ये राइट ऑफ आ गया यहाँ पर 78,000। अगर ये आपके जहन में होगा ना तो एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि अकाउंट फ़ौरन बना के, वरना एंट्रियों से लोग बनाते हैं और अगर उसने एंट्रीज नहीं मांगी तो आपका टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। ACCA में तो इसी तरह से F3 में टी अकाउंट के जरिए निकाल दिया जाता है बैलेंस। अब मैं सवाल से ही देख के बता देता हूँ। ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है आपका 25 लाख, ये यहाँ पे आ गया आपका। अलाउंस फॉर बैड डेट का अलाउंस में चला जाएगा, राइट ऑफ मैंने ले लिया 78,000, कैश कलेक्शन जो है वो 40,50,000। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 2 मरतबा लिखा है ताकि आगे जा, यहाँ पे तो टोटल कलेक्शन कंबाइंड है, तो हम यहाँ पे कैश कलेक्शन में कितने लेते हैं फिर
40,50,000 में से माइनस कर देंगे 25,000। ये कैश कलेक्शन दिखा दी। 40,25,000 वो कलेक्शन है जो नॉर्मल है, और बाकी जो 25,000 थी वो प्रीवियसली थी। बाकी जो 25,000 थी वो प्रीवियसली थी, तो वो मैंने प्रीवियसली के अकाउंट में डाल दी ताकि स्टूडेंट समझ सकें। अब यहाँ पे इसने इंक्लूड कर दिया, बाजू का सवाल में इंक्लूड नहीं करता, तो आपको याद रहे, ठीक है। अब इसके बाद प्रोमिसरी नोट हमारे पास 6.5 लाख रुपए का है, ये प्रोमिसरी नोट में चला गया हमारा बैलेंस। इसके बाद क्रेडिट कस्टमर एडवांस पेमेंट हमारी कस्टमर की 1,45,000 है, तो ये यहाँ पे आ गई हमारी बैलेंस। और क्रेडिट सेल 81 लाख है, तो ये क्रेडिट सेल में चला गया। और 55,000 का सेल्स डिस्काउंट है। अच्छा, सेल्स रिटर्न है नहीं तो ये ज़ीरो कर दिया। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए, ताकि कल को कोई और टी अकाउंट बनाए तो वहाँ पे आपको परेशानी ना हो, ठीक है। अब हम टोटल कर लेंगे। टोटल किया मैंने, यहाँ का जो बैलेंस आया वो आया 10,70,000। यही बैलेंस मैंने उठा के इस तरफ भी ले लिया, ठीक हो गया जी। ये मेरा बैलेंस आ गया। जो बड़ा बैलेंस है वो दोनों तरफ लिखा जाता है। अब हम एंडिंग बैलेंस निकालेंगे। यहाँ का टोटल क्या, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास 48 लाख। ये हमारा यहाँ का टोटल आ रहा है 48,33,000। इसमें से फिर मैंने माइनस करके एंडिंग बैलेंस निकाल लिया। ये मेरा आ गया एंडिंग बैलेंस, जो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस BDV कहलाता है और एंडिंग बैलेंस भी कहलाता है, ठीक हो गया जी। अब ये हमारा टी अकाउंट बन चुका। अब ये वो बैलेंस है जो मैंने लेट सपोज किया था 20 लाख, तो वो 20 लाख तो मैं सपोज करके समझाने के लिए बता रहा था, लेकिन एंडिंग बैलेंस हमारा 59,37,000 है। अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट की तरफ, किस तरह से अब इसकी इस साल की एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री हम निकालें। अब यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। अब एडजस्टमेंट के दो तरीके होते हैं रिसीवेबल में, या तो आप कैलकुलेशन के जरिए से अमाउंट निकालें, आप राइट अपना किस अमाउंट से आप एंट्री पार्क करेंगे, या फिर टी अकाउंट बना रहे हैं अलाउंस फॉर बैड डेट का। मैं आपको पहले कैलकुलेशन के जरिए समझा देता हूँ। कैलकुलेशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है। मैं कैलकुलेशन से समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, कैलकुलेशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस, इसका जो एक फॉर्मेट याद रख लीजिएगा, एंडिंग अलाउंस। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि वो एंडिंग अलाउंस आ जाए। एंडिंग अलाउंस में से लेस कर देंगे हम ओपनिंग अलाउंस का बैलेंस, ठीक है। एंडिंग अलाउंस बैलेंस में से लेस कर देंगे हम ओपनिंग अलाउंस बैलेंस, तो हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज इन अलाउंस। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं कैसे होगा ये। एंडिंग अलाउंस मुझे निकालना पड़ेगा जो ये एडजस्टमेंट में बता रहा है। अब सबसे पहले इसने क्या कहा एडजस्टमेंट में, सबसे पहले मैं क्या निकाल लूँ, एंडिंग अलाउंस निकाल लूँ, ठीक है। ओपनिंग अलाउंस तो सवाल में दिया हुआ है। एंडिंग अलाउंस में कह रहा है कि जो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आया है, यानी कि बैलेंस कितना है 559,37,000, जिसमें से 8.5 लाख पास ड्यू है, मतलब बहुत पुराने, और पास ड्यू पे 20% चांस है, बाकी जो रिमेनिंग है उसके ऊपर 2% चांस है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, ये हिस्सों में है तो इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है 559,37,000। ये मेरा एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आ गया, ठीक है। अब इसमें से पास ड्यू 8.5 लाख है जो सवाल में कह रहा है, मतलब बहुत पुराना है, ठीक है। और बाकी जो है वो क्या है, फिर करंट ड्यू है। करंट ड्यू से मुराद यानी कि अभी ड्यू हुआ है, करंट ड्यू या नॉट येट ड्यू कह लें आप, वो बाकी है। तो इसमें इसका मतलब इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो ये करंट ड्यू आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं, ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस था। इसमें से पास ड्यू इतना है और करंट ड्यू इतना है। अब प्रोबेबल लॉस, जो ये बैड डेट रेट बता रहा था, बैड डेट रेट, इसके ऊपर कह रहा है 20% चांस है, और इसके ऊपर कह रहा है आपका 2% चांस है। इसके ऊपर 2% चांस है, ठीक है, करंट ड्यू पे। तो अगर मैं अमाउंट निकालूं तो कितना बनता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका अमाउंट आ गया 1,70,000 और इसका अमाउंट आ गया 1 लाख। ये मेरा आ गया एंडिंग अलाउंस। मैं यहाँ पे इसका टोटल कर रहा हूँ
एंडिंग अलाउंस मेरा कितना आ गया, अलाउंस में कितने होने चाहिए, इतने होने चाहिए। कंपनी की पॉलिसी है कि अलाउंस में इस ईयर के एंड पे 2,71,740 होने चाहिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि हमें बैड डेट एक्सपेंस कितना हुआ, ये होने चाहिए अलाउंस में। ठीक है, और ऑलरेडी अलाउंस में कितने मौजूद हैं, 1,23,000, ये मैंने माइनस कर दिया। लेस करेंगे ओपनिंग अलाउंस, ये मेरा ओपनिंग अलाउंस आ गया। तो मेरे पास इंक्रीज या डिक्रीज का अमाउंट आ जाएगा। मेरा इंक्रीज कितना आया, 1,40,000, ये मेरे पास इंक्रीज या डिक्रीज का अमाउंट आ गया, 1,48,000। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब इसके अंदर प्लस कर देना राइट ऑफ, जो इस साल ऑलरेडी, ये तो इतने से तो और एडजस्टमेंट होगी। राइट ऑफ की वजह से तो आपको पहले पता है कि आपका अकाउंट वैसे ही डिफॉल्ट हो चुका, और अगर प्रीवियसली आ चुके हैं आपके पास तो वो आप क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे राइट ऑफ को, और प्रीवियसली रिटर्न ऑफ को आप लेस कर दोगे। राइट ऑफ प्लस कर दोगे और प्रीवियसली रिटर्न ऑफ लेस कर दोगे। आप राइट ऑफ प्लस करोगे, प्रीवियसली माइनस करोगे। अच्छा, ये इंक्रीज और डिक्रीज आ गया। अब राइट ऑफ को हम प्लस करेंगे। राइट ऑफ हमारे पास 78,000 का शुरू में क्या था ना, कस्टमर डिफॉल्ट हुआ था 78,000 से, ये हमारे पास राइट ऑफ हमारा प्लस हो जाएगा। राइट ऑफ हमारा प्लस हो जाएगा, 78,000 का राइट ऑफ था हमारे पास। अब ये राइट ऑफ में आ गया हमारे पास 78,000, ये प्लस कर दिया मैंने, और इसमें से माइनस करेंगे हम प्रीवियसली। प्रीवियसली हमारे पास कितना है, अब प्रीवियसली हमारे पास कितना था, 25,000। ये 25,000 प्रीवियसली था, जो सवाल में भी मौजूद है, ये रहा प्रीवियसली 25,000। इसे हम कर देंगे लेस, तो हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस, कितना आ गया, इसको प्लस किया, ये आ गया 2 लाख। ये बैड डेट एक्सपेंस आ गया 2,01,740 रुपये, 2,01,740 रुपये। इसी की हम एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बना देंगे, जो इसने सवाल में मांगी है। एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री बनती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री बनती है। ठीक है, 2,01,140 रुपये से ये आपकी बन गई एडजस्टिंग एंट्री। टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस, टू एडजस्ट बैड डेट एक्सपेंस। अब इसने क्लोजिंग एंट्री भी मांगी है, तो क्लोजिंग एंट्री बना दें हम साथ साथ। ये पार्ट 2 सॉल्व हो गया हमारा। ये आ गया, क्लोजिंग एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और बैड डेट एक्सपेंस, यानी कि बैड डेट एक्सपेंस को आपने क्लोज कर दिया। ये आपकी आ गई क्लोजिंग एंट्री, सेम इसी अमाउंट से आ जाएगी। अच्छा, एक तो ये तरीका था कि आपने इस तरह से एडजस्टमेंट की। अगर आप चाहें तो ये एडजस्टमेंट 2,01,000 रुपये टी अकाउंट से भी निकाल सकते हैं। मैं वो भी सिखा देता हूँ यहाँ पर, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। अब ये टी अकाउंट में यहाँ पे बना देता हूँ कि टी अकाउंट की मदद से कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब टी अकाउंट की मदद से कैसे निकलता है वो भी देख लें आप, और फिर एक मरतबा रिव्यू कर देता हूँ, ताकि आप सबको अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो इस सवाल में तो वो भी बेहतर क्लियर हो सके। अलाउंस फॉर अलाउंस फॉर बैड डेट का आपका टी अकाउंट बन जाएगा। अलाउंस अलाउंस फॉर बैड डेट का आपका टी अकाउंट बन जाएगा। ठीक है क्या? अच्छा, अलाउंस फॉर बैड डेट के टी अकाउंट को भी याद रखिएगा, ताकि टिप्स पे मौजूद होगा तो आपके लिए आसानी हो। अगर सवाल में कहे तो ही ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे आएगा, अदरवाइज वो कहता है कि भाई कहाँ पे ओपनिंग बैलेंस को आपने रखना है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, राइट ऑफ की वजह से अलाउंस डेबिट हो जाता है।
और प्रीवियसली की वजह से अलाउंस, प्रीवियसली की वजह से अलाउंस, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ की वजह से अलाउंस क्रेडिट होता है। एडजस्टमेंट की अमाउंट कभी यहाँ पे आती है क्रेडिट साइड पे, कभी डेबिट साइड पे आती है। वो अगर कोई सवाल होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी एडजस्टमेंट को रहने दें। और यहाँ पे आ जाता है एंडिंग। ठीक हो गया जी। अब ओपनिंग अलाउंस आपको सवाल में दिया हुआ है 1,23,000 रुपये। ठीक है, ओपनिंग अलाउंस आपको दिया हुआ है 1,23,000 रुपये। राइट ऑफ आपका था 78,000 का। ठीक है, जो सवाल में आपको मौजूद है। ओपनिंग अलाउंस ये रहा, ओपनिंग अलाउंस 1,23,000, राइट ऑफ 78, प्रीवियसली 25। ये आपने पोस्टिंग कर दिया टी अकाउंट में। अब आपने एंडिंग अलाउंस, एंडिंग अलाउंस तो आपने यहाँ पे निकाला था जो 20% और 2% का था। जो अमाउंट कितना आया था आपके पास, ये रहा 2,71,000 ये आया था ना, दोनों को प्लस करके 2,71,740 एंडिंग अलाउंस होना चाहिए, वो आपने यहाँ पे रखा। ठीक हो गया जी। ये आपने एडजस्टमेंट, अब आप निकाल लोगे एडजस्टमेंट। टी अकाउंट मैच होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब आपने एडजस्टमेंट निकाली, ये यहाँ पे रखा फिगर, तो ये यहाँ पे रखा। ठीक है, अच्छा जी। अब आगे देखते हैं, अब एडजस्टमेंट कैसे निकलेगा। अब टी अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे हम, टी अकाउंट का एडजस्टमेंट क्या आएगा, बेडेड एक्सपेंस किस तरह से आएगा, बेडेड एक्सपेंस आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा आपका, अब बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कितना हो रहा है, 1,48,000। तो आपने क्या किया, इन दोनों में से, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दिया। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 2,01,740, जो यहाँ पर भी आया था। अब आपकी मर्जी है, आप इसके मुताबिक बनाएं या फिर आप ये वाली कैलकुलेशन करें। कोशिश करें कि पेपर में प्रेजेंटेशन बेहतर वे में करें ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिलें। सबसे पहले आपने एंट्रीज बनाना सीखी, राइट ऑफ की एंट्रीज क्या होती हैं, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ की एंट्रीज क्या होती हैं, एडवांस पेमेंट की क्या होती है, क्रेडिट सेल, सेल डिस्काउंट, एंट्रीज रिकॉर्ड किया। अब पार्ट 2 में आ गई। पार्ट 1 खत्म हो गया, रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2। उसके अंदर आपको कह रहा था कि अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस, ये कह रहा था कि रिसीवेबल का जो भी बैलेंस होगा उसमें से 8.5 लाख रुपए पास ड्यू है, बाकी करंट है। तो आपने पहले टी अकाउंट की मदद से रिसीवेबल का बैलेंस निकाला 59,37,000। फिर इसमें से आपने दो कैटेगरी बना दी, यानी कि दो बकेट्स बना दिए, एक पास ड्यू का, एक करंट ड्यू का। पास ड्यू इतना है तो बाकी जो है वो करंट ड्यू है। पास ड्यू पे 20% चांस था, सवाल में लिखा हुआ था, और करंट ड्यू पे 2% है, तो आपने दोनों निकाला और दोनों की अमाउंट निकाली तो इतनी बनती है। अच्छा, ये कहलाता है एंडिंग अलाउंस। क्या कहलाता है, एंडिंग अलाउंस। क्या कहलाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी हो, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंडिंग अलाउंस कहलाता है कि इतना अलाउंस में होना चाहिए। अब आप चाहो तो ये वाली वर्किंग करें पेपर में, ये चाहो तो टी अकाउंट बनाओ। एंडिंग अलाउंस आ गया, ये वाली वर्किंग याद भी रह सकती है। एंडिंग अलाउंस में ओपनिंग अलाउंस को माइनस किया तो इंक्रीज या डिक्रीज आ जाता है। राइट ऑफ को प्लस करेंगे और प्रीवियसली को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चार्ज होगा अमाउंट वो आ जाएगा। फिर ये एडजस्टिंग एंट्री बना दी और ये क्लोजिंग एंट्री बना दी, टू क्लोज बैड डेट एक्सपेंस। ठीक हो गया जी। अब फिर अगर या तो आप ये वाली वर्किंग ना सीखो तो अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बना लो। ओपनिंग यहाँ पे आता है, एंडिंग यहाँ पे आता है, राइट ऑफ और प्रीवियसली यहाँ पे, और बैलेंसिंग फिगर की मदद से आप एडजस्टिंग अमाउंट निकालोगे, चार्ज निकालोगे जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप चार्ज करोगे। अब ये अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ एक्सपेंस चार्ज हो जाती है। दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। ज़रूर अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा और CLI को अपने सर्कल में ज़रूर प्रमोट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह।